कुछ बेसिक वापस कराऊंगा और फिर अपन एडियाबैटिक प्रोसेस पे चलेंगे, फिर लॉस पे। तो टॉपिक लिखो टाइप ऑफ वॉल्स। तो तुम पढ़ो, तुम बोलोगे यार ये क्या है टाइप ऑफ वॉल। तो देखो तुम समझो, देखो तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मो में एक आपका सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब ये कंटेनर के अंदर का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सिस्टम। और सिस्टम के आसपास जो होता है ना, सिस्टम के आसपास जो होता है वो होता है सराउंडिंग्स। तो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन करता है, ये देखो। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कौन करता है, वॉल। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ थर्मोडायनेमिक्स में वॉल का क्या मतलब है, तो वॉल क्या करती है, सेपरेट्स सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। तो वॉल क्या करती है, तो जो आपका सिस्टम है उसको सराउंडिंग से क्या करती है, उसको सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो थर्मो में अपने दो तरीके की वॉल है। तो लिखो अपनी कॉपी में, एक वॉल है वो है आपकी डाई एथर्मिक वॉल। एक जो वॉल है उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। तो फिजिक्स में बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सिस्टम को सराउंडिंग से जो सेपरेट करने वाला ये जो होता है ना दीवार, ये दीवार दो तरीके की होती है। एक होती है डायथर्मिक, एक होती है एडियाबैटिक। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि इन दोनों में समानता क्या है। देखो, चाहे आपकी डायथर्मिक वॉल हो चाहे आपकी एडियाबैटिक वॉल हो, दोनों ही मास ट्रांसफर अलाउ नहीं करती है। मतलब मास ट्रांसफर नॉट अलाउड, मास ट्रांसफर नॉट अलाउड। आपका मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब ना तो बाहर से मास अंदर आ सकता है, ना अंदर का मास बाहर जा सकता है। और एडियाबैटिक में भी सेम चीज फॉलो होती है, मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर नॉट अलाउड। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इन दोनों वॉल में क्या कॉमन चीज है, तो दोनों में ही आपका मास ट्रांसफर अलाउ नहीं होता। लेकिन अब सुनना, डायथर्मिक में हीट ट्रांसफर अलाउड। यहां पे लिखना हीट ट्रांसफर अलाउड, और यहां पे लिखना एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड, हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड। तो अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जो एडियाबैटिक वॉल है वो ना तो मास को अंदर आने देगी ना मास को बाहर जाने देगी, और सिमिलरली ना हीट को अंदर आने देगी ना अंदर की हीट को बाहर जाने देगी, है ना। लेकिन डायथर्मिक में क्या होता है, मास तो बाहर अंदर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन हीट ट्रांसफर अलाउ है। जैसे मान लो कि तुम्हारे गैस पे कोई तपेली पड़ी है, और मान लो आपने तपेली को किसी से कवर कर दिया, किसी चीज से कवर कर दिया, और तपेली के अंदर गर्म पानी है। तो तुम थोड़ी देर के बाद जाके देखना, तो तपेली के अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर तो अलाउ है, लेकिन तपेली के अंदर मान लो पहले 2 लीटर पानी था, तो बाद में भी कितना रहेगा, 2 लीटर। मास ट्रांसफर अलाउ नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डायथर्मिक का। अब एडियाबैटिक में जैसे थर्मस, मान लो तुम एक अच्छा थर्मस ले लो और थर्मस के अंदर गर्म पानी भर लो, तो शाम तक भी आपका पानी गर्म रहता है, तो हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। अंदर का पानी अंदर है तो आपका मास भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये डिफरेंस है किसमें, ये डिफरेंस है आपका डायथर्मिक और एडियाबैटिक वॉल में। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो यार। चारू कोई डाउट है, मानद कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर ये डायथर्मिक वॉल और एडियाबैटिक वॉल जो है वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या होगा? नहीं 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 यार, सब्सटेंस के ऊपर नहीं करता बेटा। एक्चुअली डायथर्मिक वॉल और एडियाबैटिक वॉल आपका डिजाइन किया जाता है मटेरियल्स के साथ ही। जैसे एडियाबैटिक वॉल की बात करूं, जैसे थर्मस है, तो थर्मस के अंदर क्या होता है, देख थर्मस के अंदर 2 लेयर्स होती है, और इन दोनों लेयर के बीच में या तो तेरी गैस भरी होती है या तेरा वैक्यूम होता है। तो अंदर की जो हीट है वो बाहर जा ही नहीं सकती, और ना बाहर की हीट अंदर आ सकती है। तो डायथर्मिक और एडियाबैटिक तेरे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे मान ले कि तेरी जो वॉल है, मान लो वो एल्यूमिनियम की बनी है, मान लो कॉपर की बनी है, मान ले वो आयरन की बनी है, तो आराम से हीट का ट्रांसफर होगा। एडियाबैटिक वॉल को तू एल्यूमिनियम कॉपर की नहीं बना सकता। तो एडियाबैटिक वॉल किसकी बनती है, जो इंसुलेटर होते हैं, जो नॉन कंडक्टर होते हैं हीट के। यस सर। अब्दुल भाई तूने अभी ज्वाइन किया है, समझ ले। अब्दुल देख,
डायथर्मिक वॉल वो होती है जो मास ट्रांसफर अलाउ नहीं करती, हीट ट्रांसफर अलाउ करती है। एडियाबैटिक दीवार वो होती है जो ना तो मास का ट्रांसफर अलाउ करती है ना हीट का ट्रांसफर अलाउ करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में एडियाबैटिक प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस बहुत अजीब है, अजीब इन द सेंस कि तुम समझना। देखो, सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर कोई प्लेट है, और इस कंटेनर के अंदर, और मान लो ये जो कंटेनर के ऊपर कोई प्लेट है और इस कंटेनर के अंदर मान लो कोई गैस भरी हुई है, इस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है, और ये जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक इन नेचर है। क्या है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब है कि इंसुलेटर है, मतलब ना तो अंदर की हीट बाहर आ सकती है ना बाहर की हीट अंदर जा सकती है। तो कोई तुम्हें पूछे यार एडियाबैटिक प्रोसेस की एक खास बात बताओ, तो हीट एक्सचेंज इज जीरो। हीट एक्सचेंज इज जीरो। इसका मतलब क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस में ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है ना बाहर की हीट अंदर आ सकती है। हीट एक्सचेंज क्या होता है? आपका जीरो होता है ना? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सपोज करो कि मेरे पास कोई कंटेनर है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स n है, गैस कांस्टेंट r है, मान लो अभी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और मान लो कि मैंने कोई एडियाबैटिक प्रोसेस करी। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है आप इस गैस को कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सपांड भी कर सकते हो। मतलब अगर तुम इस प्लेट को दबाओगे तो कंप्रेस हो जाएगी, अगर प्लेट को ऊपर खींचोगे तो एक्सपांड हो जाएगी। तो मान लो कि मैंने इस कंटेनर पे एक एडियाबैटिक प्रोसेस करी, और प्रोसेस होने के बाद देखो एक बात तो पक्की है कि ना तो कंटेनर खुला बीच में, तो नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, आर उतना ही रहेगा। तो मान लो अब प्रेशर कितना हो गया P2, वॉल्यूम कितना हो गया V2, टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो याद रखना, क्या याद रखना? एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका प्रेशर भी चेंज होता है, आपका वॉल्यूम भी चेंज होता है, आपका टेम्परेचर भी चेंज होता है। लास्ट क्लास याद है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। लेकिन एडियाबैटिक में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, प्रेशर भी चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप एक इक्वेशन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। देखो, जब प्रोसेस चालू हुई तब आप लिखो P1 V1 गामा, और जब प्रोसेस खत्म हुई तो आप लिखो P2 V2 गामा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करोगे तो वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो जब ये प्रोसेस चालू हुई तो P1 V1 गामा, और जब प्रोसेस खत्म हुई तो P2 V2 गामा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करोगे तो हमेशा वो चीज क्या होगी? एक कांस्टेंट होगी। या अपन लिख सकते हैं पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये गामा क्या होता है ये इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। गामा डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस। जैसे हीलियम है तो हीलियम में एक ही एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में दो एटम होते हैं, ओजोन है तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, उसमें तीन एटम होते हैं। तो गामा डिपेंड करता है कि कितने एटम्स हैं। तो गामा अपन आगे निकालना सीखेंगे, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस की कुछ खास बातें वापस सुनना। एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो। मतलब ना तो अंदर से कोई हीट बाहर जाएगी ना बाहर की कोई हीट अंदर आएगी। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता। आपका प्रेशर भी चेंज होगा, आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा, आपका टेम्परेचर भी चेंज होगा। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, क्योंकि अपना कंटेनर तो बंद है, तो ना तो बाहर की गैस अंदर आ सकती है ना अंदर की गैस बाहर जा सकती है। तो एन तो पहले जितना था बाद में ही उतना ही रहेगा। लेकिन ये लास्ट वाला इक्वेशन तुम तुम्हारे दिमाग में फिट कर लो। एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे
अगर आप प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू K इक्वल टू PV गामा। मतलब आप कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम आएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा और अगला न्यूमेरिकल तुम्हें करना है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? हीट का एक्सचेंज जीरो होता है। हीट का एक्सचेंज जीरो होने का मतलब है कि ना तो अंदर कोई हीट आती है और ना अंदर से बाहर कोई हीट जाती है। हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसको तुम लोग सब ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन है ये, मान लो एक कंटेनर है और उसमें प्रेशर आपको दे रखा है 20,000 पास्कल और उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 4 मीटर क्यूब। और मान लो कि मैंने इस कंटेनर को एक्सपांड किया और यहां पे लिखा हुआ है एडियाबैटिक एक्सपांशन। एक्सपांड किया मतलब मान लो मैंने इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया और मान लो कि बाद में वॉल्यूम हो गया 8 मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि बाद में प्रेशर कितना हो जाएगा और आपको गामा दे रखा है 1.5। तो देखो, जैसे ही तुम एक वर्ड पढ़ो एडियाबैटिक, तो एक बात दिमाग में फिट कर लो कि ये इक्वेशन तुम्हारे काम आएगी। P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा। याद रखना ये जो गामा है ना, खाली V के ऊपर है, P के ऊपर नहीं है। तो ये P1 है, ये V1 है, ये P2 है, ये V2 है। तो P1 कितना है? 20,000। V1 कितना है? 4। गामा कितना है? 1.5। P2 अपने को निकालना है। V2 कितना है? 8। गामा कितना है? 1.5। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? P2 मिल जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखना, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करो तो वो चीज हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना? कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो। इसके आगे सॉल्व करना बहुत भारी है, बिना कैलकुलेटर के तुम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एनीथिंग रेस्ट टू पावर 1.5 निकालना थोड़ा भारी होता है। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। तो याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है। ना अंदर की हीट बाहर जाती है, ना बाहर की हीट अंदर आती है ना? और सब कुछ चेंज कर जाता है। प्रेशर भी चेंज करता है, वॉल्यूम भी चेंज करता है और टेम्परेचर भी चेंज करता है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब लिखो अपनी कॉपी में, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसके न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क होगा, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। लक्ष्य तो ध्यान से समझना, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब तुम सब ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास याद है वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। याद है वर्क डन क्या होता है? कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम चेंज किया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी भी चेंज करता है, वी भी चेंज करता है ना? याद है प्रेशर भी चेंज हो रहा था, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था, तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी। तो अब तुम सब ध्यान से समझना, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया था कि पीवी गामा क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब अपन लिख सकते हैं P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करो तो आपका आंसर हमेशा के ही आएगा। तो यहां से मैं P को क्या लिख सकता हूं? मैं P को लिख सकता हूं K/V गामा। लिख सकता हूं, V गामा को नीचे भेज दिया तो P को मैं क्या लिख सकता हूं? K/V गामा। तो यहां पे P की जगह आप लिखो तो P की जगह क्या आएगा? K/V गामा dV। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में सब, यहां तक लिखो। टॉपिक लिखो, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क का फॉर्मूला होता है आपने कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम चेंज किया, P dV।
एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी गामा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करोगे ना, आपका आंसर हमेशा के ही आएगा। तो पीवी गामा इक्वल टू के, तो P1 V1 गामा भी के होगा, P2 V2 गामा भी के होगा। तो मैं पी को क्या लिख सकता हूं, के अपॉन बी गामा। तो DW कितना हो जाएगा, के अपॉन बी गामा डीवी। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है। दिशा कोई डाउट है, चारू कोई डाउट है, मानद कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। इस के को ऐसा कैसे रहने दो, ये 1/v गामा था, इसको मैं लिखता हूं v⁻⁻⁻ डीवी, है ना। 1/v गामा को मैंने v⁻⁻ लिखा। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। मान लो पहले वॉल्यूम v1 था, बाद में वॉल्यूम v2 था, तो खाली dw का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, w। के एक कांस्टेंट है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना नहीं आता है तो सुनो वापस। के एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो v⁻⁻ इसका इंटीग्रेशन होगा -γ+1 अपॉन -γ+1। लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें रिवाइज करा दूं। x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर तुम भूल गए हो तो x⁻n+1 अपॉन n+1, है ना। और अपने क्या था, अपने को अभी क्या इंटीग्रेशन करना था, अपने को करना था ये वाला v⁻⁻ dv। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v⁻⁻⁻1 अपॉन -γ+1, है ना। तो जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, और जो पावर बन गई उसको डिनोमिनेटर में रख दो। तो v⁻⁻⁻, तो v⁻⁻⁻+1, और नीचे भी क्या आ जाएगा, -γ+1। तो बेसिकली मैंने यही किया। यहां पे लिख लो, यहां तक एक बार लिख लो यहां तक। लिख लो, एक बार यहां तक लिख लो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो हम क्या करेंगे यहां पे, कहां पे मानद, कहां पे दिक्कत हो रही बेटा, इसलिए मैं तुम्हें हर स्टेप पे पूछ रहा हूं। वर्क डन होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, पर यहां पे पी भी चेंज कर रहा है, वी भी चेंज कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पी को लिख दिया के अपॉन वी गामा। तो पी की जगह देख क्या आया, के अपॉन वी गामा। तो के अपॉन वी गामा को देख, 1/v गामा को क्या लिख सकते हैं, v⁻⁻⁻। जो के है उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है। और v⁻⁻⁻ का इंटीग्रेशन क्या होगा, v⁻⁻⁻1, और नीचे आ जाएगा -γ+1। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखना। तो नीचे ये -γ+1 है ना, इसको बाहर ले आओ, 1 - गामा। मुझे पता है थोड़ी ट्रिकी है, पर लाइन वाइज लिखते जाओ। नीचे जो -γ+1 है इसको बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा, 1 - गामा, यही बचेगा। लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है, बस दो स्टेप और बाकी हो जाएगा। लिख सकता हूं ऐसे, ये जो -γ+1 था इसको मैं बाहर ले आया यहां पे, और अंदर क्या बच गया, v1 - गामा। लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है। अब देखो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, अगर तुम्हें नहीं पता है तो देखो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे। k अपॉन 1 - गामा तो ऐसे ही आएगा, देखो पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो क्या आएगा, v2 1 - गामा। पहले v की जगह क्या आता है, अपर लिमिट, फिर लगाओ माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करो, तो v1 1 - गामा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। लिख लो इसको, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मानद, देख अभी मैंने बताया, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दे, और डिनोमिनेटर में भी उसी पावर को लिख दे। तो v⁻⁻⁻ का इंटीग्रेशन v⁻⁻⁻1, और नीचे भी क्या लिख दिया, -γ+1, और उसको मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या बचा, v⁻1 - गामा। फिर v की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो v2 1 - गामा, फिर लगाओ माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करो, तो v1 1 - गामा। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, बस अब एक स्टेप और बाकी है,
और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा मैं। मुझे पता है थोड़ा बोरिंग है, पर क्या करें, लिख लो इसको यार। तो W कितना आएगा देखो। अब तुम सब ध्यान से देखो, बस 2 स्टेप और है यार, ध्यान से। इस K को अंदर भेजो। तो K को अपन क्या लिख सकते हैं, KV2 1 माइनस गामा माइनस KV1 1 माइनस गामा। कर सकता हूं। इस K को मैंने ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे कितना आएगा, 1 माइनस गामा। अब तुम ध्यान से देखो, सब समझो एक चीज को। K किसके बराबर है, देखो यहां पे K किसके बराबर है, P1 V1 गामा के भी बराबर है, और P2 V2 गामा के भी बराबर है। तो जब V2 है तो यहां पे क्या लिखो, P2 V2 गामा, और क्या बच जाएगा साथ में, V2 1 माइनस गामा। तो मैंने K की जगह क्या पुट किया, P2 V2 गामा। और यहां पे जहां पे V1 है, तो यहां पे K की जगह पुट करो P1 V1 गामा, और V1 के ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस गामा, और नीचे क्या आया आपका, 1 माइनस गामा। बस हो गया। तो ध्यान से देखो, V2 गामा, V2 के ऊपर माइनस गामा, तो वो तो कट गए। तो क्या बचेगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। लिख लो। तो ये आपका आंसर है, लक्ष्य। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये कितनी बार ओलंपियाड्स वगैरह में भी पूछा जाता है। इसको ऐसा का ऐसा तुम लोग याद कर लो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। और PV क्या होता है, NRT होता है। तो P2 V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, NRT2, और P1 V1 की जगह NRT1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा। लिख लो अपनी कॉपी में, ये आपका वर्क डन है। लिख लो, लिख लो। पर अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा, लिख लो इसको। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है कि नहीं होता है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, पी इंटू वी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसलिए P2 V2 की जगह लिखा मैंने NRT2, और P1 V1 की जगह NRT1। लिख लो। इसके साथ तुम्हारे डेरिवेशन खत्म होता है। अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। एक बार पूरा वापस घर पे लिखना, तभी तुम्हें याद होगा। पूरा लिख लो, और बाकी तुम्हें डाउट आए तो तुम स्टेप में पूछ सकते हो। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। दिशा कोई डाउट है, चारू, अब्दुल, लक्ष्य, कोई डाउट है, मानद तो पूछो, यश कोई डाउट है तो पूछो। तो टॉपिक था अपना वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। तो अब मैं इसके न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं। तो देखो, एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, वो तुम्हें लिखना नहीं है, अगला तुम्हें सॉल्व करना है। सपोज करो कि मेरे पास ये कंटेनर है, जिसमें 20 ग्राम हीलियम गैस है, और अभी अंदर टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मैंने इस पे एक एडियाबैटिक प्रोसेस करी। क्या करी, एक एडियाबैटिक प्रोसेस करी, और मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया 127 डिग्री सेल्सियस। है ना, कितना कर दिया, 127 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि मैंने कितना वर्क किया। है ना, अगर तुम्हें नहीं पता है, तो हीलियम का जो मोलार मास होता है वो होता है 4 ग्राम। क्या होता है, 4 ग्राम होता है। और गामा जो होता है वो आपको लेना है 1.5। चेक करो। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, NRT2 माइनस NRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखो कैसे करेंगे। देखो, 20 ग्राम है, मोलार मास 4 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मोलार मास 4 है, मास 20 है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए, 5। तो एन की जगह आ जाएगा 5। आर कॉमन ले लो, T2 माइनस T1। तो 127 में से 27 गए तो कितने बचे, 100, अपॉन आएगा 1 माइनस गामा, और गामा कितना है, 1.5। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 500 R माइनस, और नीचे आ जाएगा 0.5, तो इंटू 10 आ जाएगा ऊपर 500 से। तो आपका आंसर आएगा -1000 R। ये आपका आंसर है, लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, NRT2 माइनस NRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। N होता है नंबर ऑफ मोल, R होता है गैस कांस्टेंट, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, T1 मतलब पहले कितना था।
तो सिंस यहाँ पे T2 माइनस T1 था तो मैंने केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया, आप कन्वर्ट करोगे तो भी यही आएगा, और गामा की जगह क्या आएगा 1.5। गामा तुम्हें एग्जाम में दे रखा होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एडियाबैटिक में वर्क निकालते हैं। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, तुम सबके लिए एक क्वेश्चन है और सब लोग इसका आंसर करोगे। ये एक कंटेनर है, इसका टेम्परेचर अभी तुम्हें दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस और अंदर 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर को एडियाबेटिक प्रोसेस करी। कौन सी? मैंने एक एडियाबेटिक प्रोसेस करी और मैंने अंदर का टेम्परेचर कर दिया 327 डिग्री सेल्सियस। कितना? 327। अभी भी अंदर कितना है? 40 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। और अगर आपको नहीं पता है तो इसका मोलार मास कितना होता है, 2 ग्राम। तो आपको बताना है कि मैंने कितना वर्क किया। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो, आंसर आर में ही छोड़ देना, और हाइड्रोजन गैस है तो गामा लेना 1.4। चेक करो, पहले फॉर्मूला लिखो, NR_T2 माइनस NR_T1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब सब वैल्यू पुट करो, देखो अपने आप आंसर आएगा। एन कितना होगा निकालो। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास। चेक करो कितना आ रहा है, इतना तो कर ही सकते हो यार। 40 ग्राम मास है, मोलार मास 2 ग्राम है, कितना होगा चेक करो कितना होगा। 40/2 कितना होता है? 20 होता है। तो 20 और आर तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा T2 माइनस T1। तो 327 में से 127 गए तो कितने बचे? 200। और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1.4। तो ये कितना आ जाएगा? 0.4। तो आपका आंसर कितना आएगा? 20 इंटू 200 इंटू आर, और नीचे आएगा माइनस 0.4। तो इसको ओपन कर लेना, तो ये आ जाएगा 4 5 20। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। इस तरीके से आपको वर्क निकालना है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। चारू, दिशा, विदुषी, कोई डाउट है? मानद, यश, बोल, लक्ष्य, कोई डाउट है तो पूछो। तो वर्क का फॉर्मूला है क्या? NR_T2 माइनस NR_T1 अपॉन 1 माइनस गामा। एन कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलार मास। आर तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। और T2 माइनस T1 टेम्परेचर जो भी है, गामा आपको दे रखा होगा। ठीक है, ओके। तो ये अगर लिख लिया तो कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट अपनी कॉपी में ग्राफ बना लो, ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान से देखना। तो मान लो कि ये आपका प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से। तो इसमें भी सेम होगा, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लिख लो, ये ग्राफ है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का। बनाओ इसको अपनी कॉपी में। ये कैसे बना ग्राफ? पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं? के अपॉन वी गामा लिख सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर घटेगा। तो देख, इधर से इधर जाते वक्त तेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देख तेरा प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। और लक्ष्य तो इसको ऐसे भी समझ सकता है, जैसे मान ले कोई कंटेनर है और उस कंटेनर पे तू प्रेशर बढ़ा, तो कंटेनर में प्रेशर बढ़ाएगा तो कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। तो वही होगा, अगर तुम पी बढ़ाओगे तो वी घटेगा, पी घटाओगे तो वी बढ़ेगा। सर तो स्ट्रेट लाइन भी तो बना सकते थे। स्ट्रेट नहीं बेटा, ये जो ग्राफ है ना, तो ये वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाना कभी।
एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ ऐसे ही निकल के आएगा। तो कोई भी 4 पॉइंट ले ले, एक्स को 1 रख के वाई निकाल, एक्स को 2 रख के वाई निकाल, तेरा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ओके सर। करके देखना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो हाइपरबोलिक इक्वेशन है, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। ओके, लिख लिया तुम लोगों ने ये? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक वर्ड लिखो, थर्मल इक्विलिब्रियम। एक वर्ड लिखो अपनी कॉपी में, थर्मल इक्विलिब्रियम। और इस वर्ड का मतलब क्या है तुम समझना। देखो, टू सिस्टम्स, टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बोलता हूं कि यार दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है? टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव सेम टेम्परेचर, इफ दे हैव सेम टेम्परेचर। तो अगर मैं बोलूं कि यार एक सिस्टम है ए, एक सिस्टम है बी, और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है? जितना टेम्परेचर ए का होगा उतना ही टेम्परेचर बी का होगा। लिख लो, कई बार एग्जाम में आता है डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम। बताओ कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी होते हैं जब उनका टेम्परेचर क्या होता है? इफ दे हैव सेम टेम्परेचर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और फिर आज का लास्ट टॉपिक में ले रहा हूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लिख लो। लिख लो इसको। लिखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब ये जीरोथ लॉ है क्या, है ना? तब तुम समझना। देखो, तो जीरोथ लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो दो सिस्टम है ए और बी, और वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टी ए इक्वल टू क्या होगा? टी बी होगा। और मान लो एक और सिस्टम है सी, और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब टी बी इक्वल टू क्या होगा? टी सी होगा। तो जीरोथ लॉ बोलता है कि टी ए भी क्या होगा? टी सी होगा। तो मैं लगेगा क्या करा है सर आपने, लेकिन यार जब खोजा गया था तब बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जीरोथ लॉ ये बोलता है कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और सी भी किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर इक्विलिब्रियम में मतलब उनका टेम्परेचर सेम होगा, बी और सी भी इक्विलिब्रियम में, मतलब उनका भी सेम होगा, तो ए और सी का भी क्या होगा? सेम होगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टू सिस्टम्स in thermal equilibrium with a third system, two systems in thermal equilibrium with a third system, जैसे ए भी बी के साथ इक्विलिब्रियम में, सी भी बी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। तो टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, सी बी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मानद, लिख, zeroth law of thermo according to zeroth law of thermodynamics, two systems in thermal equilibrium with a third system। देख, ए भी बी के साथ इक्विलिब्रियम में, सी भी बी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ए और सी भी किस में हो गए? इक्विलिब्रियम में हो गए। तो टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये है तुम्हारा जीरोथ लॉ। ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारे सारे वर्क डन खत्म होते हैं, तुम्हारा जीरोथ लॉ खत्म होता है, टाइप ऑफ वॉल खत्म होते हैं, लॉज खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मो और साइक्लिक प्रोसेसेस। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
ओके, कोई डाउट नहीं है। तो यार देखो, मैंने तुम्हें शीट भेज रखी है, तुम शीट सॉल्व करोगे तो तुम्हें चीजें क्लियर होगी, है ना। न्यूमेरिकल तो तुम शीट से ही करना सीखोगे यार, मैं कितने न्यूमेरिकल करा पाऊंगा, आप खुद सोचो। तो थ्योरी लिखते जाओ और न्यूमेरिकल करते जाओ, है ना। और जो भी डाउट आए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ओके, बाय बाय।